एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, मेरी आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम दमदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे एक सीरीज, क्वेश्चन सीरीज रहेगी ये। यूबी पुलिस, ट्रिपल एससी और जितने भी दोस्त हमारे 10th और 12th या 9 to 12th जो पढ़ते हैं, है ना, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जाएंगे कहीं नहीं, बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे आज के सेशन की, जिसमें बात होगी हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन की। और ये तीसरी सीरीज रहने वाली है। हमारे जितने भी साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जनरल साइंस के सेक्शन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हमारे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को नीचे हिट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी, योर मेंटर। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल को, आप अपने चैनल को, हमारा है चैनल तो है ही, बट आप भी तो पढ़ रहे हो तो आपका भी चैनल है। सो वहां से आपको वहां पे प्रमोट जरूर करना है। चलिए, आज का ये सेशन रहने वाला है। लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस एंड वी विल डिटेलली डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, so wait a few seconds, there will be a short. Okay, here is our today's क्वेश्चन जो मैंने कल किया था। कल का भी लेक्चर मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। और उसके ही आगे, है ना, उसके ही आगे कल हमने 30 को थे और उसी के आगे जो सेशंस हैं उसी को यहाँ जोड़ देंगे। क्लियर है? सो आपके स्क्रीन पर ये 25 जो स्लाइड्स हैं वो आपको दिखेंगी। ठीक है, लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस। हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। हो गया, शेयर हो गया। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा, है ना, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के पुलिस में। और चाहे आप कह लें यूपी पुलिस में, चाहे आप कह लें एसएससी में, या जो दोस्त है ना यूपी ट्रिपल एससी, और साथ ही साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा ये कहना है कि आपको ये वाला जो लेक्चर है ये ज़रूर देखना चाहिए। और वहाँ से हम बात करेंगे आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, इस इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों की। ठीक है, तो आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। चलिए, हम बात करेंगे कि करके सारे क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, बने रहेंगे, हम आएंगे कहीं नहीं। बहुत ही तरीके से हम चलेंगे यहाँ पे विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे बात करेंगे सारी चीजों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सारी क्वेश्चंस। चलिए, कल का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख, आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए लेक्चर। ठीक है, और यहाँ पे मैं शेयर करूंगा पीडीएफ आपको। चलिए, होप दिस विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ से देखो, ये एक पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर 5 और वन वन, एक वन बाई वन वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं यूपी पुलिस की, है ना, जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
जो दोस्त ट्रिपल एससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन जरूरी है, आप जरूर देखिए इस सेशन को। जनरल साइंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस अपने पास हैं, 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर अंदर हम कवर अप करने वाले हैं विद द डिटेल्ड नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत बहुत सारे एग्जाम्स हैं वहाँ पे आप तैयारी, तो जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण, ये जो एस बना है ना, स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? अगर हम बात करें ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर या द हीट ट्रांसफर, है ना, द ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? ऑफ हीट ट्रांसफर मोड, वन इज कंडक्शन, क्लियर, वन इज कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तीसरा है रेडिएशन। अगर हम बात सॉलिड दोस्तों, और कॉन्वेक्शन होता है लिक्विड्स के अंदर, और जो रेडिएशन होता है वो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, जब कोई भी सोर्स और जो ऑब्जर्वर है उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है और उसमें कभी भी कोई हीट का ट्रांसफर होगा तो वो एक तरीके का रेडिएशन हो, विकिरण कहते हैं। यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपको दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, संवहन यानी कि कॉन्वेक्शन, बी है कंडक्शन, सी है विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो ये तीनों ही ऑप्शन बेटे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के हैं। ये आपका ऑल ऑफ दीज सभी क्लियर हो गए? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया विद द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। चलिए बात करें वायुमंडल में ऊपरी स्तरों का प्रमुख घटक क्या, एट द एटमोस्फियर, है ना, इन द एटमोस्फियर, इन द एटमोस्फियर मोस्ट नाइट्रोजन गैस, यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में गैस के लिए बात करें, गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन से गैस का सबसे ज्यादा हमारे पास स्तर है, वायुमंडल का जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है? तो यहाँ से देखिए आपको बी ऑप्शन, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% आपके एटमोस्फेयर में पाई जाती है। और तो यहाँ पे सेकंड जो लार्जेस्ट गैस है जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है 21%, मतलब 21% ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और लाइफ गैस वी कैन से, है ना। नाइट्रोजन गैस 78% होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे नंबर की गैस जो है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो 0.3% होती है। अब इसका 0.4% इसका आपका हो गया है। और एक और क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलेगा, ध्यान से समझिए, विच टू गैसेस कंपोज्ड ऑफ 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस, मतलब द टोटल परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ 99%। सो वहां पे दो ही गैसेस का नाम आता और दूसरा होता है नाइट्रोजन, क्लियर। अगर इस दोनों का परसेंटेज देखें, 21% है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99% आएगा। इसका मतलब 99% जो गैसें हैं ही गैसों का मिश्रण होता है, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटे, क्योंकि नाइट्रोजन 77% होती है, 78%, 78%, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और चीजों को पढ़ेंगे। चलिए बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, यहाँ पे आपको दिख रहा है कई सारे क्वेश्चंस और दिए हैं। चलो बात करेंगे, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की जिसमें कह रहा है द नॉर्मल ग्लास कंपोज्ड ऑफ विच मिक्सचर, यानी कि साधारण जो
कांच है वो किसके मिश्रण से बनता है? सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सिलिका है, बी ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, है ना, सोडियम सिलिकेट, सी ऑप्शन दोस्तों दिया है कैल्शियम सिलिकेट, और कह रहा है डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें सिलिका की, है ना, सिलिका की बात करें तो सिलिका जो दोस्तों है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा हमारे पास साथी प्रोडक्ट होता है जो बात करते हैं कि इस तरीके की सिलिका जो है वो हमेशा कांच में पाया जाता है। क्लियर? तो सिलिका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड हो जाएगा जो सिलिका SI से डिनोट किया जाता है। ए ऑप्शन इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है वायुमंडल की सतहों में कौन सी गैस, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे बढ़िया गैस है ना, वायुमंडल में सतहों में कौन सी गैस भरी होती है, मतलब वायुमंडल की सतहों में कौन सी गैस भरी होती है, भरी होती है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें जस्ट अ सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे वायुमंडल की सतहों में भरी गैस नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, और इसको हम कह सकते हैं कि कांच में कौन सी गैस भरी होती है। सो जो कांच होता है ना, कांच, ग्लास, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें हम आर्गन गैस को फिल करते हैं। जो आर्गन गैस है वो एक नोबल गैस है, आर्गन ग्रुप 18 की गैस है बेटे। और इसके अलावा आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सारी ही गैसें नोबल गैसेस होती हैं, और नोबल गैसेस के ऑक्टेट बेटे कंप्लीट होते हैं। ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इस वजह से इसको हम नोबल गैस कहते हैं। और यहाँ पर यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ऐसी गैस है जो कांच में भरी जाती है, क्योंकि जब आप देखते हो बल्ब को, फिलामेंट बल्ब को, तो वहां पर जनरली ही हम फिलामेंट बल्ब में हम आर्गन गैस को फिल करते हैं। ये बात को आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांच में, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, कांच में कौन सी गैस भरी रहती है। तो यहाँ पर हम बात करें आर्गन गैस भी भर सकते हैं, और नियोन गैस भी हम भर सकते हैं, हीलियम गैस भी हम भर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कांच की, तो कांच की वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक आर्गन गैस हो जाएगा। बाकी बल्ब में जो भरी जाने वाली गैसेस हैं, नियोन बल्ब भी बनते हैं, हीलियम हम भर सकते हैं, और हीलियम जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से हल्की होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये भी ये बात समझेंगे। ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्टिव गैस है, बाकी तीनों गैसें ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कह रहा है फोटोकॉपी में प्रयुक्त होने वाली, है ना, यहाँ पे हाइल नहीं होगी, फोटोकॉपी में प्रयुक्त होने वाला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? ठीक है, जो फोटोकॉपी होती है वो कार्बन ब्लैक से होती है, कार्बन ब्लैक से होती है, क्योंकि जो आप फोटोकॉपी निकलाते हो, जीरोक्स निकलाते हो, वहां पर कार्बन ही ब्लैकिश रूप में हमारे स्याही में भरा होता है। क्लियर? ये बात समझे? चलिए बात करें कुछ और चीजों की। तो यहाँ पे देखेंगे, चलें, हीरा किससे बना होता है? डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस? डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस? तो अगर हम बात करें तो ये जो हीरा है ना, हीरा दोस्तों एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम बात करें एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपररूप कहते हैं दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें हीरा की, चलिए बात करें, इसको ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। एलोट्रॉप का मतलब होता है
ठीक है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपर रूप, ठीक है। और हीरा की बात करें, डायमंड की, चाहे हम ग्रेफाइट की बात करें, चाहे हम बकमिनिस्टर फुलरेन यानी कि C60 की बात करें, तो ये जो है दोस्तों, ये कार्बन के ही रूप होते हैं। हीरा जो है उसमें कार्बन का परमाणु होता है, कार्बन एटम से होता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका। बट अगर हम बात करें, ये एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, हीरा जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो नहीं कराता, ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखें। और भी सारे क्वेश्चंस हीरे से जुड़े हो सकते हैं, डायमंड से जुड़े हो सकते हैं, कि वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट या सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, सो इट इज डायमंड, है ना। अगर हम बात करें डायमंड की तो सबसे कठोर होता है, और कठोर में से कठोर जो डायमंड है वो है ब्लैक डायमंड। क्लियर। जो काला डायमंड है, काला हीरा है, वो सबसे कठोर माना जाता है। चलिए हम बात करें अमोनियम की, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH3। क्लियर। ये हैबर्स प्रोसेस से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो ये एक सॉल्ट होता है ना, एक लवक होता है। गंधक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एक तरीके का ऑक्साइड है जो केमिकल कंपाउंड्स में बनता है। चलिए अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किसकी चालकता सबसे अधिक है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे आप देखें, तांबे यानी कि मॉल्टन आयरन, कॉपर, तांबा कॉपर, मॉल्टन आयरन, या सोना, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, बट जब गोल्ड आ जाता है दोस्तों, आपके ऑप्शन में जब गोल्ड दे दिया जाए ना, ध्यान से समझिएगा, जो गोल्ड है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है जब आपको गोल्ड दिया हो, है ना। जब आपको गोल्ड नहीं दिया हो तब जाके आपका कार्बन और सही हो जाएगा। बट व्हेन द गोल्ड इज गिवन देयर, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें गोल्ड ना हो और अगर सिल्वर हो, ठीक है, अगर हमारे पास सिल्वर हो तो सिल्वर भी यानी कि जो चांदी है, वो भी, चांदी भी एक तरीके का बेस्ट कंडक्टर होता है। आपने कभी कभी देखा होगा जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उनमें बात करें, उनके भीतर जो क्वाइल लगी होती है, छोटा थोड़ा सा मात्रा में वहां पर चांदी होती है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक बेस्ट कंडक्टर है, बट मॉल्टन आयरन जो है वो कंडक्शन नहीं क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात समझे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 मीन्स आपको आपको जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है सबसे उत्तम तत्व कौन सा है। सबसे उत्तम तत्व यानी कि द द नोबल, है ना। उत्तम का मतलब यहाँ पे कह रहा है नोबल एलिमेंट बताइए। जो नोबल है, नोबल शब्द क्या है, नोबल शब्द मतलब है तो होता है नॉन रिएक्टिव, किसी से अभिक्रिया ना करे, नॉन रिएक्टिव हो, है ना। एल्युमिनियम जो है वो किसी से रिएक्ट कर सकता है। हीरा जो है कार्बन से बना होता है, ये एलोट्रॉप बना सकता है। आयरन जो है वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है और कई सारे कंपाउंड बनाता है। बट जो गोल्ड है ना, जो सोना है, जिसको हम AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, जो गोल्ड है, AU है, वो कभी भी बहुत स्लो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और गोल्ड कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ये एक नोबल एलिमेंट है। क्लियर। समझ आई बात। नेक्स्ट करें बात। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जब इलास्टिसिटी की बात आए और जब कठोरता की बात आए, यानी कि सॉलिडिटी की बात आए, तो कौन सी धातु इसमें से दोनों चीजें रखती है, यानी कि ये टेंसाइल भी है और ये आपका कठोर भी है, हार्डेस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, जो एलॉय होते हैं ना दोस्तों, वो एलॉय के भीतर
ध्यान से समझिए, एलॉय के भीतर कठोरता आती है और टेंसिबिलिटी भी होती है, यानी कि टेंसाइल भी होते हैं। अगर हम बात करें दूसरी चीज की इलास्टिसिटी भी इसमें होती है। ठीक है, अगर हम इन सभी चीजों को देखें, कॉपर है, आयरन है, ब्रास है, कॉपर एल्युमिनियम है, तो ये सभी जो दोस्तों एक सही ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, पीतल भी एक अलॉय है, और हम बात करें यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है, ब्रास, तांबा भी एक एलॉय है। ठीक है, तांबा तांबा जो कार्बन है, ठीक है, पीतल एलॉय है। ठीक है, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, बात समझे? चलें, कांच का प्रमुख घटक क्या होता है? द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ग्लास, सो इट इज एल्यूमिनियम। इट इज एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिए, जो एल्यूमिनियम होता है वो दोस्तों कांच के अंदर, अगर हम कांच को, कांच कह रहा है ग्लास, तो ग्लास को जब हम नीचे से पेंट करते हैं तो वो एल्यूमिनियम की पेंटिंग होती है। यहां से बात करें, एल्यूमिनियम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस अपने पास हैं। देखिए, एक ही ध्रुवत्व यानी कि पोलैरिटी। क्लियर, यहाँ पर हिंदी से कंफ्यूज नहीं हुई है। एक ही ध्रुवत्व मतलब द सेम पोलैरिटी का जो करंट है, वो कौन सा करंट है? द करंट विच हैज सेम पोलैरिटी थ्रू आउट द डिफरेंट सोर्सेज। सो वहां पे आपको जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है? वो अल्टरनेटिंग करंट है, वो डायरेक्ट करंट है, या वो मिक्स्ड करंट है? आपके करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है या करंट के टाइप्स होते हैं, वो दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की मित्रों, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर पे काम करता है। इसका हाफ साइकिल में करंट आगे जाएगा और हाफ साइकिल में रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा, मतलब जाएगा फिर नहीं जाएगा, फिर ऊपर साइकिल वाले में चला जाएगा, फिर नीचे वो बंद हो जाएगा। सो ये हर सेकेंड अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो। ठीक है, जिसको प्रत्यावर्ती धारा भी हिंदी में कहा जाता है। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की जिसमें कह रहा है कि पोलैरिटी एक ही हो, तो ऐसी ऐसे केसेस में जो डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट में जो पोलैरिटी होती है वो केवल एक ही हाफ वेव रेक्टिफायर पे काम करता है, याद रखिएगा। ये जो डायरेक्ट करंट है, जैसे किसी जनरेटर से जब आप किसी करंट की पोलैरिटी को देखते हो तो वहां पर कोई जो बल्ब जलता है जनरेटर से, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन ये है कि वहां पर जो पोलैरिटी आ रही है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है, वो एक ही पोलैरिटी, एक ही वोल्टेज पर हो रहा है। इस वजह से कभी भी वहां पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से आप समझ सकते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम देखें, क्लास 12th में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं फुल वेव फिनोमिना की और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर पे काम करता है डायरेक्ट करंट, और फुल वेव रेक्टिफायर पे काम करता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटे बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो डायरेक्ट करंट है, स्थिर धारा है, वो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें रेलवे स्टेशन पर जो करंट का फ्लो होता है, वो डीसी करंट का फ्लो होता है। और डीसी करंट का जो वोल्टेज है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए 110 है ना, 110 वोल्ट का जो सप्लाई है, ये बहुत ही तगड़ा सप्लाई होता है ना। कभी भी डीसी करंट अगर लगेगा तो फिर आपको बचा नहीं पाएगा कोई भी, समझिए इस चीज को। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से बोनस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच इज विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। सो वहां पे आप देखिए, एक हम डिवाइस लगाते हैं, मॉड्यूलेटर, है ना, क्या लगाते हैं? मॉड्यूलेटर लगाते हैं और डीमॉड्यूलेटर लगाते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या करता है, और डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा काम होता है कि एसी और डीसी को करंट को चेंज करता है।
बात समझ रहे हो? जो इन्वर्टर होते हैं उनमें एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो वो जो करंट आ रही है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके बैटरी में स्टोर करता है, और बैटरी से स्टोर किया हुआ करंट वापस से आपको सप्लाई करता है, तो वहां से डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो, ओजोन क्या है? व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज बेसिकली द प्रोटेक्टिव लेयर विच इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे समझो, स्ट्रेटोस्फेयर नाम की एक ओजोन लेयर मींस वहां पे एक लेयर है, वायुमंडल में एक लेयर होती है। देर आर 5 लेयर्स इन आवर एटमोस्फियर। वायुमंडल में 5 तरीके की लेयर पाई जाती हैं, जिसमें एक होता है समताप मंडल जिसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं। और वहीं पर ओजोनोस्फेयर होता है, ओजोन लेयर होती है। और ओजोन परत यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर हम बात करें ओजोन लेयर दो दोस्तों है उसका, अभी सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर क्षय हो रहा है, यानी कि उसको डिप्लीशन कर रहा है। और वो डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब एसी से निकलने वाली जो गैस है, फ्रीजर से निकलने वाली जो गैस है, या रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैसें हैं, वो सीएफसी में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। और वहां से आप जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वहां से कार्बन फ्लोरो यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंटेंट्स बढ़ रहे हैं। और इस वाली बात को आप देखें तो ये ओजोन को हानि पहुंचा रही है। समझ पाए? ठीक है, कोविड के दौरान ओजोन के लेयर में सुधार आया था। जो छेद हो गया था उस छेद को उसका डायमीटर कम हो गया था। बट अभी क्या हो रहा है? अभी फिर से वही चीजें चल रही हैं। ओजोन क्या है? ओजोन एक तरीके का, हम यहां से देखें तो ओजोन एक तरीके की गैस होती है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल होती है। नाइट्रोजन का कंपाउंड नहीं है, कार्बन का कंपाउंड नहीं है, ये एक तरीके का कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। अगर बात करें ये बनता कैसे है दोस्तों, तो एक लेसेंट ऑक्सीजन होती है, वो जब ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनती है और क्लोरीन की प्रेजेंस में यहाँ पर ओजोन बनता है। ठीक है, ये क्लास 12th में हमें पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन फॉर व्हाट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर? यहां से आप चीजों को समझिए। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटल मींस इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत तगड़ा वाला है, इसको आप समझिए इस चीज को। ठीक है, अगर हम देखें कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ऑन विच डे वी आर सेलिब्रेटिंग द ओजोन डिप्लीशन डे। सो 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर जो अभी हाल ही में निकल गया, वहां पे हम ओजोन डिप्लीशन डे मनाते हैं। ओजोन की जो मोटाई है उसमें जो कमी आई है उसको सही करने के लिए हम उसको जागरूकता के फैलाने के लिए एक डे मनाते हैं। अच्छा, बात करें ओजोन की जो मोटाई है वो उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई बेटे होती है डॉबसन। सो ये यहाँ से एक बहुत ही एक्सप्लेन करके हमने समझाया है आपको। ठीक है, सो यहाँ तक अगर एक्सप्लेनेशन समझ आया है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो जाएंगे कहीं नहीं, बने रहेंगे। कुछ और क्वेश्चंस है हमारे साथ, है ना, और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे आप। ठीक है, और चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से करिए। 1 घंटे तो दीजिए ना साइंस को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 घंटे नहीं दें और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा लगातार। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिला है। इसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको समझाए हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए। और साथ ही साथ जो हमने डिटेल्ड यहाँ पे हमने एक लिया है, ठीक है, लेक्चर लिया है जो ओजोन पे बेस्ड है और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पे बेस्ड है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया जाए और वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है,
चलें बात करें कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, यहां से देखिए कुछ और क्वेश्चंस अपने पास हैं। फ्यू सेकंड दीजिए, थोड़ा सा समय लग रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो 14 क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना। अब आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखो, 14th क्वेश्चन हमने करा। 15th क्वेश्चन में देखिए, 15 स्लाइड है अपनी, क्वेश्चन नंबर तो काफी है। ठीक है, सार गर्भिता, है ना, सार गर्भित नियम में उप उत्पाद क्या है, मतलब क्या है, एंजाइम जो है ना, एंजाइम में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो यहां से समझिए, एक सेकंड दीजिए। प्रोटीन, है ना, सार गर्भित का मतलब यहाँ पे इन्होंने जो चीज दिया है, यहाँ पे हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, सार गर्भित नहीं है। न्यूक्लिक एसिड उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट है किसका, वो है प्रोटीन का। समझ आ रहा है बात, मतलब प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, तो ये जो है ना प्रोटीन, ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है न्यूक्लिक एसिड से। क्लियर बात, समझ आ रही चीजें। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं एज अ कैटलिस्ट, मतलब ये हमारी जो रिएक्शन है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, विदाउट टेकिंग reaction, clear, without taking a part in the reaction they can increase the rate of reaction and they can decrease the rate of reaction. These are the catalyst and this is called enzyme. Clear, different types of juices we are secreting, our body is secreting for what, digestion, and these enzymes are helping in the digestion process. Clear, so वहां से चीजों को समझिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट्स अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ग्लूकोज एक यहाँ पे न्यूट्रिशन का पार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। तो यहाँ से आप चीजों को समझिए। अच्छा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्लियर, यहाँ से चीजों को समझने का प्रयास करिए। चलें आगे चलें। देखो देखो दोस्तों, प्रोटीन का ह्रास किससे होता है, प्रोटीन का ह्रास कहाँ से होता है, तो यहाँ से जो एंजाइम होते हैं वो रिलीज करते हैं। ह्रास का मतलब यहाँ पे ह्रास नहीं है, रिलीज करने का मतलब है। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम का ही एक पार्ट होते हैं। जब हमारी बॉडी एंजाइम सेक्रेट करती है तो प्रोटीन्स भी सेक्रेट होते हैं। क्लियर, बात करेंगे देखो दूसरे क्वेश्चन की। सबसे उत्तम चालक, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है। सो यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, या इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है। बात करो, ध्यान से समझो। आयरन जो है Fe, है ना, या कार्बन को हम कॉपर को Cu लिख सकते हैं, कार्बन नहीं है दोस्तों, सॉरी। एल्युमिनियम को Al लिख सकते हैं, ठीक है। या हीटिंग एलिमेंट में जो नाइक्रोम है, क्लियर, तो नाइक्रोम क्या, एक नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ये हीटिंग एलॉय होता है। हीटिंग एलिमेंट प्रेस वगैरह में या किसी हीटर के कॉइल में इस्तेमाल किया जाता है। ये उत्तम चालक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस वी हैव, ऑप्शंस वी हैव, सो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो कॉपर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हीटिंग एलिमेंट की, तो हीटिंग एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स दैट दोज alloys which can give heat energy। ठीक है, वहां से जूल्स लॉ की बात आती है। तो जूल्स लॉ एक ऐसा रूल है, वो कहता है कि जब कभी भी किसी तार में करंट फ्लो होगा तो वो तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा। और यहाँ का जो फॉर्मूला होता है H = I² RT होता है। ठीक है, ये एक एडिशनल पॉइंट आपको मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, ग्रीन गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, the following is greenhouse gases. So nitrogen, no, it's not a greenhouse gas. Helium,
है ना, इट्स अ नोबल गैस, इट्स नॉट अ व्हाट, हीलियम इज नोबल गैस, ग्रुप 18 में पाई जाती है, इट्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा मौजूद होती है, ग्लोबल वार्मिंग में। तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, क्या है बेटे, CO2 है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। तो आप समझिए इस चीज को, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और भी क्वेश्चन करेंगे। तो CO2 विड बी अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन गैस का मतलब यहाँ पे इसने पूछा है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट गैस है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज इन एलपीजी, द मिक्सचर विच इज फाउंड इन एलपीजी। सो यहाँ पे एलपीजी में बेटे क्या प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन होगा, या ब्यूटेन और प्रोपेन होगा, प्रोपेन और कार्बन होगा, या ब्यूटेन और कार्बन होगा? तो जब भी हम बात करते हैं एलपीजी की, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इट्स अ डोमेस्टिक गैस एंड विच विल यूज इट इन अवर होम, है ना, फॉर कुकिंग द फूड। अगर हम बात करें यहाँ पर एलपीजी की, तो एलपीजी का जो घटक होते हैं, मींस मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, वो ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस का होता है, ठीक है, ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, तो बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो कह रहा सुक्रोज क्या है? व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आप समझिए इस चीज को, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो यहाँ पर सुक्रोज पूछ रहा है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक तरीके की शुगर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सुक्रोज जो है वो कहाँ, सुक्रोज जो है वो दो भागों में टूट जाती है। शुगर जो है वो दो भागों में टूट जाती है व्हेन फ्रेगमेंटेशन, मतलब फर्मेंटेशन होता है। तो उस भाग में यहाँ पे समझिए जो फ्रक्टोस है ना, जो फ्रक्टोस है, और जो यहाँ पे फ्रक्टोस के साथ होगा ग्लूकोज, ठीक है, ये दोनों भागों में टूट जाती है शुगर। क्लियर बात समझ आ रही है? अगर हम ग्लूकोज की बात करें या लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज जो है वो हमारे दूध में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज सिंबल एक सिंपल तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। रमन करके कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। चलें आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तांबे का अपचुंबकीय गुण क्या प्रयोग होता है? तांबे का अपचुंबकीय गुण कहाँ प्रयोग होता है? वेन वेन एंड वेयर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ copper is used? So it is used in copper is used in permanent magnet or strong magnet or weak magnet. When the copper is, है ना, यहाँ पे समझिए, when आयरन नेल, आयरन नेल की अगर हम बात करें, इसको जब कॉपर के साथ रिल कर दिया जाता है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है, तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर को रखने वाला एक मैग्नेट तैयार हो जाता है। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज आई, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, then the strength of the magnet would be also increased. So this is called a strong magnet, and electromagnet could be made with the copper insulated wire. तो ये चीज एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना लेगी, बट वो टेम्परेरी मैग्नेट होगा। कैसा होगा बेटे? टेम्परेरी मैग्नेट होगा। वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, वो कैसा है? एक टेम्परेरी मैग्नेट है। क्लियर होगी बात? समझे, ध्यान से समझे चीजों को, है ना, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे।
ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी अभी पढ़े थे, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है, O3 मॉलिक्यूल है। मतलब यहां पर जब लेसेंट ऑक्सीजन, जो अनस्टेबल ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन गैस से मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, या क्लोरीनेशन जब होता है, तो वो ऑक्सीजन बना लेता है, मतलब ओजोन बना लेता है। सो ये एक तरीके का O3 मॉलिक्यूल यहाँ पर ओजोन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। क्लियर? बात करें दूसरे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस स्वास्थ्य के लिए घातक क्यों है? वाई द कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ? सो इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। जब ये अपने हीमोग्लोबिन में मिलती है ना, जब ये बेटे अपने हीमोग्लोबिन में मिलती है, यानी कि व्हेन वी आर रेस्पायरिंग इट, अभी मैं बात करूंगा इसके लिए, रिएक्शन देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, इट विल फॉर्म अ कार्बो हेमोक्सिलिन, ध्यान से समझिए, हिमोक्सिलिन, है ना, कार्बोहेमोक्सिलिन कंपाउंड बना लेती है। और ये बनने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बेटे जब बन जाएगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है, मर जाओगे आप। क्यों? क्योंकि यहां पर आप समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन कोल इज बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ना हो तब कोई कार्बन या कोयला जले, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, काला धुआं, बिल्कुल एकदम काला, वो मिलेगा आपको। क्लियर? तो वहां से जब आप उसको रेस्पायर कर लोगे, मान लीजिए आपके आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी है, और उस कमरे में गलती से आप चले गए या बंद हो गए, तो आप जब रेस्पायर करोगे, मतलब श्वास लोगे, तो उस श्वास में आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स में जाने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, और बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा होगा, और उस ब्लड से, यानी कि उस ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, HB का कंपाउंड है, यहां से समझिए, वो जब किसी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बनता है, रिएक्शन करेगा अंदर, तो वो एक कार्बोहेमोक्सिलिन कंपाउंड बना लेगा। इस वजह से ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होती है। क्लियर? इट्स अ किलर गैस। इसको बेटे दम घोटू गैस भी बोलते हैं, है ना। ये कई बार क्वेश्चन UPSI में, यूपी पुलिस में, है ना, इसके अलावा रेलवेज में, SSC में बहुत बार आ चुका है ना। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो रक्त में घुल जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन बना लेती है। यानी कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये एकदम बढ़िया आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। डिपॉजिट इन लंग्स, नहीं बेटे, डिपॉजिट इन लंग्स नहीं होता है, डिपॉजिट इन बोन ये भी गलत ऑप्शन है। तो अगर आप इसका सही ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन जो है, इट विल फॉर्म अ कार्बोहेमोक्सिलिन कंपाउंड। ओके, क्लियर हो गई बात? चले, समझ आया सारी बातें? चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? अगर हम बात करें कार्बन या प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है आपको, तो जब कोई डॉक्टर आपको प्लास्टर लगाता है ना, वो कह देता है फ्रैक्चर हो गया भैया, 15-20 दिन इसको आपको कच्चा प्लास्टर चढ़ेगा, फिर पक्का प्लास्टर चढ़ेगा। यानी कि प्लास्टर जो, या प्लास्टर कह सकते हैं, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का मींस कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगी। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई सूत्र नहीं होता है। कैल्शियम क्लोराइड एक तरीके का बेटे नमक होता है, और ये सॉल्ट होने के बावजूद यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले की, तो वो होता है CaSO4, है ना, डॉट हाफ H2O। क्लियर हो गई बात, ये समझ आया? यहां तक अगर आप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, दमदार तरीके से क्लियर हो रही हैं सारी चीजें, तो आप बिना शेयर करिए, है ना, जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं बिना शेयर किए हुए, और लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। और अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 1K, क्लियर, वो तो कंप्लीट होने में थोड़े ही दिन है, 1 महीना करीबन। अगर आपका साथ रहा तो और भी बहुत जल्दी हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बट आपके साथ के बिना बात नहीं बनने वाली है दोस्तों, यूट्यूब के अंदर तो नहीं बनेगी। ठीक, क्लियर बात? और जैसे ही 500 क्रॉस होगा, मेरा वादा है दोस्तों, आई विल टेक द लाइव सेशन। ओके, द लाइव सेशन विल बी conducted on a daily basis. I will I will continue the whole lecture for 1 hour और 45 minutes, जैसा भी होगा, जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ना चाहोगे, जनरल साइंस, एडवांस साइंस, और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स अगर आपको दिक्कत करते हैं, यहाँ से मैं कवर अप करने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे चलेंगे। कल का एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, जिसमें हमने पूछा था आपसे, चलिए कल का ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकंड, हाँ, यूनिवर्सल। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन दिया था, अभी याद आ गया दोस्तों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर हम बात करें यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला गया, तो वहां पर आप समझिए, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है ना, ये सार्वभौमिक विलयन है या विलयक है, वो H2O होता है, यानी कि वाटर होता है। कल के सही ऑप्शन जो है वो H2O है। और कल का ये क्वेश्चन आपको मैंने गिवन दिया था होमवर्क में, और कहा था कमेंट बॉक्स में इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो कितने बच्चों का आंसर आया है बेटे, है ना? यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी स्पॉटलाइट में जो दोस्त हैं, इसके अलावा हम महराज की बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सुरेश दुबे जी की, क्लियर, अगर हम बात करें कुछ और दोस्तों की, यहाँ पे अभिषेक भाई हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं आकांक्षा मैडम, ठीक है, वहाँ पे सारी बातें क्लियर करेंगे। तो यहाँ ये इन्होंने सही ऑप्शंस दिए थे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तरीके से सारी बातों को आप कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन, आपको अगर अच्छे लगे हैं, ये हमने बहुत ही उम्दा तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, और ये क्वेश्चन आपको जनरल बेसिस पर कंपटीशन में देखने को मिल जाते हैं। इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, वो भी मैंने प्रयास किया है कि इस सेशन में आपको बताया जाए। और ठीक है, आप नोट्स बनाइए साथ साथ, और जाएंगे कहीं नहीं, बने रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। इसको सब्सक्राइब करे बिना मन नहीं जाइए, ठीक है। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने कराए, ठीक है। अगर आपको कुछ और पढ़ना है, कोई और आपकी डिमांड है, तो वो भी आप बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, और बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।